पिछले दिन जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? स्फेरिकल कैपेसिटर। आपको दो तीन चीज बताए थे पिछले दिन, क्या कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है P इक्वल टू वो कितना होता है? Q बाई V। आपको बोले थे कि कैपेसिटेंस Q और V किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस चीज पर करता है? शेप पर, साइज पर, सराउंडिंग का मीडियम कैसा है उस पर, सराउंडिंग में कैसा कैसा चार्ज है इस चीज पर, ये चीज बताए थे। और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपको बताए थे कि फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर अगर हम लोग बात किए थे तो इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आया था C इक्वल टू, ये कितना निकल के आया था? 4πε0 R। ये चीज। अब देखो भाई कि तुमको बोले थे क्या कि कैपेसिटर के बारे में क्या बोले थे कि कैपेसिटर जो होता है वो एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? which store energy in the form of चार्ज। इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज? चार्ज। कि चार्ज के फॉर्म में ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। इतनी बातें मैं पिछले दिन आपको बताया था। तो आज हम लोगों को यही निकालना है क्या कि कितना एनर्जी ये स्टोर करेगा चार्ज के फॉर्म में। ठीक ना? तो देखिए कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में बात करते हैं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं। और सबसे पहले आप जानिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या चीज है। तो देखो कि मान लो कि ये ग्राउंड है और यहाँ ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है कितना? m। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो था U बराबर वो mgh होता है। और mgh हाइट 0 होने के कारण कितना होगा? 0 हो जाएगा। हम क्या किए कि इसको यहाँ से चलाना शुरू किया और इसको उठा करके हम पहुंचा दिए कहाँ पर? यहाँ पर। इस m को हम कहाँ पहुंचा दिए? यहाँ पर। इसका ग्राउंड से जो हाइट है वो हाइट है कितना? h। तो देखो इसको यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे ले जाने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा? देखो तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना? mg। और इस पे डिस्प्लेसमेंट होगा कितने का? h का। तो अगर W एक्सटर्नल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखिएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है कितने का? mg का। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने का? h। यानी कि W एक्सटर्नल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? mgh के बराबर। W एक्सटर्नल कितना आ रहा है? mgh के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पर जो मैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम कर रहा हूं, इसका मतलब इसको एनर्जी दे रहा हूं। ये एनर्जी इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। जो मैं बाहर से इसको उठाने में मैं यहां तक काम किया, मतलब इस बॉडी को मैंने एनर्जी दिया। और ये एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मतलब मैंने जो एनर्जी दिया है वो किसको? इस बॉडी को दिया है। ये सारी की सारी एनर्जी इस बॉडी में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। और यही W एक्सटर्नल जो है सो U हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? mgh। मतलब सीधा सीधा पॉइंट क्या आया यहाँ से? पॉइंट ये आया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो स्टोर हो गया बॉडी में, स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ किसके? इन द फॉर्म ऑफ किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। कि इस बॉडी में ये स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये बातें आपको यहाँ से समझ में आई होगी। ये सारी चीजें हमारी थी क्या? प्रीवियस नॉलेज थी। कि पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पीछे हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ी थी कल। कैपेसिटेंस Q बाई V, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड में लिखेंगे, माइक्रो फैराड में लिखेंगे। और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4πε0 R होता है। हम देखे थे कि अगर 1 फैराड का कैपेसिटेंस चाहिए तो करीब करीब पृथ्वी के साइज के 1500 गुना साइड का जब हम स्फीयर ले रहे थे तो उसका कैपेसिटेंस इतना सा मिल रहा था। कितना? 1 फैराड का। ये हमारे काम का चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जरा सा देखते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इसमें। कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? तो एनर्जी स्टोर्ड होगा किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या नहीं होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो
कि हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, टॉपिक है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि किसी भी कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना स्टोर होगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, ऐसा कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पर हम क्या किए कि बाहर से हम इसको चार्ज करना शुरू किए। अभी जो है ये कंडक्टर पे t इक्वल टू 0 है, जब समय 0 है तो इस पे चार्ज भी कितना है, 0 है। चार्ज 0 है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, पोटेंशियल भी कितना होगा, 0। कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। और इसके कैपेसिटेंस का अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटेंस कुछ भी होगा Q बाई V, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। इतना बात जानते हैं। हम क्या किए कि एक ही बार में इस पर हम बहुत सारा चार्ज नहीं डाल सकते हैं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से छोटा सा चार्ज dq को उठाएंगे और dq को उठा करके हम इस बॉडी पर क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। फिर जब हम दूसरा dq उठाएंगे और यहाँ पहुंचाने लगेंगे, ये कहेगा काहे को मेरे पास ला रहे हो, हम इसका विरोध करेंगे, रिपेल करेगा इसको, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, इसको पकड़ के धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचा देना है। हम इसको फिर से उठाए अगला dq को, और फिर हम इसको यहाँ पर पहुंचा दिए। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो चार्ज है ये क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, और हर अगले dq को यहाँ तक पहुंचाने में मुझे पहले वाले से अधिक काम करना पड़ेगा, है ना। तो यही जो सारा है, यही जो सारा चीज है, यही जो सारा चीज है क्या। अब मान लीजिए कि कुछ समय t के बाद, कुछ समय t के बाद हम देखें क्या कि इस बॉडी पर कुछ चार्ज हो गया, कुछ चार्ज हो गया, कितना मान लो Q, है ना। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो यहाँ से देख लो V इक्वल टू आ जाएगा कितना, Q बाई C। तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू बाई C हो जाएगा। फिर हम देखें कि चलो, फिर हम टाइम देखना शुरू किए, फिर हम क्या किए, यहाँ से चार्ज उठा करके यहाँ पर पहुंचाना शुरू किए, पहुंचाना शुरू किए, पहुंचाना शुरू किए। पहुंचाते पहुंचाते अनंत समय के बाद, अनंत समय के बाद क्या होगा, मान लो इस पे जो चार्ज हो गया वो हो गया कितना, कैपिटल Q। चार्ज हो गया कितना इस पर, कैपिटल Q। और इसका कैपेसिटेंस तो भाई अभी भी C ही रहेगा, अभी भी कितना रहेगा, C ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी बदलता नहीं है। लेकिन अब अनंत समय के बाद ये मैक्सिमम चार्ज जब स्टोर कर लेगा, तो हम यहाँ से dq ला करके इसको देंगे तो, लेकिन ये अपने पास रखेगा, क्या करेगा, लीक कर देगा बाहर। बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा, पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज करके ये चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल कर लेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। अब ऐसे सोचो, एक बाल्टी है, बाल्टी में हम क्या कर रहे हैं, लोटा से पानी ला रहे हैं या गिलास से पानी ला रहे हैं और ला करके डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। तो जब खाली समय था, जब समय 0 था तो बाल्टी खाली थी, मैं गया एक लोटा पानी भरा, ला करके बाल्टी में डाला, फिर गया एक लोटा पानी लाया, बाल्टी में डाला। कुछ देर के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि t समय के बाद बाल्टी में कुछ पानी हुआ है, लेकिन फिर जब हम काम करते जाएंगे, लोटा से लाके पानी भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, एक समय होगा कि बाल्टी पूरा पूरा क्या होगा। अब उसके बाद अगर हम लोटा से पानी लाके बाल्टी में डालें तो वो पानी का क्या होगा, बाहर जाएगा। इसी तरीके से इस कैपेसिटर में क्या होगा भाई, कि चार्ज हम ला करके डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, और ये सारा चार्ज इस पे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये मैक्सिमम चार्ज जब प्लस Q अटेन कर लेगा, इसके बाद इस पर कोई चार्ज टिकेगा नहीं। हम इधर से ला करके डालेंगे, ये इधर से बहा देगा, है ना। तो हो क्या रहा है कि हमको चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है, और वही काम क्या होगा, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, होगा कि नहीं। तो क्या है कि इसमें when we bring the charge from infinity टू कंडक्टर, जब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को इन्फिनिटिव से कहां पर लाते हैं, कंडक्टर को लाते हैं,
then the work done then the work done by external force, कि मैं जो अपने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम कर रहा हूं, मैं जो अपने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम कर रहा हूं, वो क्या होगा? स्टोर्ड इन द बॉडी, स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगा? बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अभी मैं बोला हूं क्या कि किसी भी बॉडी पर आप जितना काम करते हैं ना, वही काम क्या होता है उसमें? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो भाई से डी क्यू को यहाँ से ढो करके इस बॉडी तक पहुंचाने में मुझे काम करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा है? और यही जो काम होगा ये क्या होगा? इस बॉडी पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब हमको यही निकालना है कि इस डी क्यू को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कितना काम कर रहा है? तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा ही हम लोग डिनोट किए हैं किसके द्वारा? इज डिनोटेड बाय यू। हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस चीज के द्वारा डिनोट करते हैं? यू के द्वारा। अब देखो कि हम लोग जानते हैं क्या, ये देखो कि इस छोटे से चार्ज डी क्यू को उठा करके यहां तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वो बहुत छोटा काम होगा। वो क्या होगा? बहुत छोटा सा काम होगा। अब मान लो कि अगर हम लोग बात करें, याद होगा तुमको, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डेफिनेशन आपको याद होगा तो ये होता था क्या? V माइनस V इन्फिनिटिव इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और बाय जितना बड़ा चार्ज लाते थे Q नॉट। ये होता था ना पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम लोग DQ चार्ज को ले जा रहे हैं। हम लोग क्या ले जा रहे हैं? DQ चार्ज को। तो हमको तो उसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या? we have to calculate work done by external force to bring dq from infinitive to, इन्फिनिटी से लेकर के उस बॉडी पर, उस कंडक्टर पर लाने में कितना काम करना पड़ेगा, वही काम हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो छोटा सा चार्ज DQ को ले जाने में छोटा सा काम भी करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग लिखें V माइनस V इन्फिनिटिव, तो इसके द्वारा किया गया छोटा सा काम DW एक्सटर्नल होगा। छोटा सा काम क्या होगा? DW एक्सटर्नल। और हम Q चार्ज को नहीं ले जा रहे हैं, हम किसको ले जा रहे हैं? DQ चार्ज को ले जा रहे हैं। तो DQ को क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव जो होता है वो कितना होता है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव कितना होता है? इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल जो है तो हम लोग V इन्फिनिटिव कितना मान के चलते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? क्या बचेगा आपके पास? V इक्वल टू बचेगा कितना? DW एक्सटर्नल बाय कितना? DQ। इतना में कोई कष्ट है? DQ को इस साइड जब लेके आ जाइएगा, तो DQ को जब इस साइड लेके आ जाइएगा तो बचेगा कितना? DW एक्सटर्नल इक्वल टू V टाइम्स कितना? DQ। यही बचेगा, है ना? देखिए कि आपके पास है क्या चीज, आपके पास है क्या चीज, इस चीज को जरा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ये, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ये कि जब शुरू में था, इनिशियल में आपके पास T बराबर कितना था? 0। बॉडी पर चार्ज भी कितना था? 0। बॉडी का पोटेंशियल भी कितना था? 0। लेकिन कैपेसिटेंस कितना था? C।
कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगा। थोड़ा देर के बाद किसी टाइम पर देखें, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम लोग देखें क्या कि टाइम हो गया टी, इस पर चार्ज आते आते कितना आ गया स्मॉल क्यू, इसका पोटेंशियल भी इक्वल टू हो गया कितना क्यू बाई सी, और इसका कैपेसिटेंस अभी भी कितना रहा। लेकिन एट इन्फानाइट, आफ्टर इन्फानाइट टाइम मतलब बहुत देर के बाद, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, बहुत समय के बाद जो है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जो है, सो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो t इक्वल टू हो गया कितना इन्फिनिटी, इसने चार्ज स्टोर कर लिया मैक्सिमम क्यू, है ना, इसका पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा इस बार कैपिटल क्यू बाई सी, है ना, लेकिन कैपेसिटेंस इसका कितना रहेगा सी ही। तो हम लोग अगर इस समय पर बात करें, अगर हम लोग इस समय पर बात करें तो आप देखिए कि अगर हम चाहें तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू भी के जगह पर क्यू बाई सी इंटू डी क्यू लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है आपको? क्यों भाई साहब कि अभी देखें वहां से कि भी बराबर कितना होता है क्यू बाई सी होता है, यहां से भी नहीं याद रहे तो सी इक्वल टू कितना होता है क्यू बाई बी होता है, यहां से बी इक्वल टू क्यू बाई सी का वैल्यू पुट कर दिए। अब चाहिए टोटल वर्क डन, है ना, तो अगर बात करेंगे फॉर टोटल डब्ल्यू एक्सटर्नल, अगर बात करेंगे फॉर टोटल डब्ल्यू एक्सटर्नल, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए इंटीग्रेट दोनों तरफ करने पर क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, और इधर हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ कितना क्यू बाई सी टाइम्स कितना डी क्यू। अब लिमिट लगाने की बारी है, तो लिमिट हम लोग वही लगाते हैं जो वेरिएबल रहता है, लिमिट हम लोग वही लगाते हैं जो क्या रहता है वेरिएबल, और वेरिएबल कौन रहता है जो डी के साथ हो, जो डी के साथ हो। तो सबसे शुरू में क्यू बराबर कितना था और सबसे आखिरी में क्यू बराबर कितना रहा, मतलब जो लिमिट लगाएंगे वो कहाँ, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। बात समझ में आ रही है? हम बीच में कहीं पर निकाल लिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक में कितना काम किए वो सारा हम इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो शुरू में क्यू बराबर कितना था, लास्ट में क्यू बराबर कितना हो गया कैपिटल क्यू। अब इसी डाटा का हम लोगों ने क्या किया, इसमें यूज किया, और देखिए कि आपको तो पता है कि ये सी किसी गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, हर जगह एक जैसा है, और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो भाई ये डी डब्ल्यू एक्सटर्नल का जो होगा ये डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा, और इधर 1/c को बाहर लाइएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के क्यू तक, क्यू टाइम्स डी क्यू। याद है? अब याद करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जो लिखते थे कितना आ जाता था, एक्स एक्स स्क्वायर बाय पावर 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड करिए, तो एक्स का पावर 1 है, 1 बढ़ाइएगा तो 2 और 2 से डिवाइड करिएगा, तो क्यू डी क्यू का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 1/c, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। अब देखो कि अपने पास क्या बच रहा है भाई, अपने पास बच रहा है क्या कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर के जगह पर कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट पुट करिएगा तो जीरो का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर बाई 2 ये पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा जब ये जीरो हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई कितना 2, और यहाँ से डब्ल्यू एक्सटर्नल को अगर जरा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बाय। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो कहे हैं क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो तो डब्ल्यू एक्सटर्नल ही होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही। कहने का है कि किसी भी बॉडी में आप देखिए कि पहले ही पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई साहब when we bring the charge from infinitive to conductor then work done by external force stored in the body in the form of potential energy। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W एक्सटर्नल होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा।
तो जो W एक्सटर्नल आया है अपना, वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 से। यानी कि अगर सीधा सीधा बात करें कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो भाई साहब U बराबर कितना, क्यू स्क्वायर बाय कितना, 2C। याद रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये सारा प्रोसेस है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालने का। अब देखो कि अगर कोई आदमी पूछे, अगर कोई आदमी पूछे क्या कि ये बताओ कि एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना हो, आर हो। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कल आपको पढ़ाए थे कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर C बराबर, ये हम लोग कितना लिखते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, R, है ना। तो अगर बात करेंगे दोस्त एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, अगर बात करेंगे किस चीज का, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होता है वो कितना होता है, U बराबर क्यू स्क्वायर बाय कितना, 2 से। यानी कि U बराबर जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 के जगह 2 और C के जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, R, और ये U बराबर हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसा भी कैपेसिटर रहे, अगर उसमें पूछे कि एनर्जी स्टोर्ड कितना है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2C। अब देखो कि हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहते हैं कैपेसिटर का एनर्जी जो है, सो हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, तो Q और C के फॉर्म में तो यही हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2C, है ना। Q और ये Q और C के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ Q एंड C, यानी कि चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म। तो चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में तो भाई साहब अभी पढ़े थे कि U इक्वल टू कितना लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2C, U स्क्वायर बाय कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2C। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि आपको यही चीज लिखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ C एंड V, C और V के टर्म में लिखना है। तो देखो ये तो हम लोग जानते हैं कि U इक्वल टू कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2C, यानी C को हमको कैसे भी बदलना है, किसमें, V में। तो ये चीज तो जानते हो कि C इक्वल टू कितना होता है, Q बाय V। यहाँ से अगर Q लिखना चाहो तो Q इक्वल टू कितना लिखोगे, CV, और Q इक्वल टू CV का वैल्यू जो है तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो Q इक्वल टू CV का जब वैल्यू पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, CV का स्क्वायर बट्टा कितना, 2 से, और ये हो जाएगा कितना आपका, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई कितना, 2 से। एक C से ये स्क्वायर खत्म, बचेगा कितना, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्यों? कि ऑब्जेक्टिव में अगर कभी पूछ दे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और ये ऑप्शन में नहीं रहे, ऑप्शन में कुछ ऐसा रहे तो, या QC देख लिए, CV देख लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि Q और V के फॉर्म में ही हो। तो Q और V के फॉर्म में अगर आप देखना चाहेंगे, तो अगर हम लोग बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर
इन द फॉर्म ऑफ क्यू एंड वी, क्यू और वी के फॉर्म में। तो देखो भाई हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं क्या कि u इक्वल टू होता है कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2 से। और दूसरे तरफ हम ये जान रहे हैं कि c इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय, इस बार अपन को क्यू भी चाहिए, c नहीं चाहिए, तो c इक्वल टू क्यू बाई भी हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये u इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, या नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, और 2 के जगह 2 और c के जगह पर क्यू बाई भी रख देंगे, तो आपको कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से कि u इक्वल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 1 इन टू, इधर पलट जाएगा तो वी वाई कितना हो जाएगा, 2 क्यू, एक क्यू से एक क्यू गया है ना, एक क्यू से एक क्यू गया, बचा कितना, u इक्वल टू 1/2 क्यू और कितना, क्या सर एक ही कैपेसिटर का अलग अलग फॉर्मूला। अगर भाई साहब q और v पता हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर भाई साहब q और c पता हो, c और v पता हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर q और c पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सारा फॉर्मूला किसका है, कैपेसिटेंस का ही है। कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, समझ में आया क्या। मैं क्या बोला कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो चार्ज को इनफाइनाइट से उस कंडक्टर तक पहुंचाने में किया गया काम होता है। हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ले गए हैं चार्ज को, डीक्यू को, तो डीक्यू को ले जाने में मुझे काम भी बहुत छोटा सा करना पड़ेगा, डीडब्ल्यू, तो डीडब्ल्यू काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम वही काम किए क्या कि छोटे से चार्ज को ले जाने में छोटा सा काम करना पड़ेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में हम जानते हैं कि इनफाइनाइट पे कितना होता है, इसका मतलब v बराबर डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय डी क्यू को इस साइड लेके आए और इंटीग्रेट कर दिए, कहां से कहां तक, तो शुरू में चार्ज था कितना और अंतिम में चार्ज कितना हो गया, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिए, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपना निकल के आ गया कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब इसी में हम क्या किए कि अलग अलग तरह से हम इसको अलग अलग स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये चीज देखें कितना, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हम क्या किए, यहाँ से c इक्वल टू क्यू बाई बी से अलग अलग फॉर्मूला बना के इसमें पुट करते गए, तो अलग अलग फॉर्म में हमको क्या मिलता गया, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मिलता गया, है ना। अब देखो कि यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का ये पोर्शन हो गया खत्म। अब हमको देखना क्या है, क्वेश्चन करके देखना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन करके देखना है, कैसे क्वेश्चन करेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक ना। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9.9 सेंटीमीटर, ठीक ना। कह रहा है क्या कि एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है 9.9 सेंटीमीटर का, इज, ऐसे 9 ही सेंटीमीटर मानना है इसको, 9.9 नहीं लिखो, ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड अप टू Q इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. Then find the energy stored in कंडक्टर, कि उस कंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। बात समझ में आ रहा है। देखिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर जो हम लोग लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर जो लिखते हैं वो क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखते हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं भाई कि यहाँ पर रेडियस r बराबर दिया हुआ है कितना तुमको, 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू दिया है कितना, 4 × 10 का पावर माइनस 6 कूलम, है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, कैपेसिटेंस का, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर अभी पढ़े थे कितना, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, आर के बराबर में। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होता है यू इक्वल टू, ये कितना होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना, कितना होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब देखो क्यू स्क्वायर का मतलब ये हो गया कितना, कि 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, सॉरी 4 गुने 10 का पावर माइनस 6 का, 4 गुने 10 का पावर माइनस 6 का कितना स्क्वायर। और 2c का मतलब हुआ 2 गुने c का वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है कितना 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से ये जब 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, और 10 का पावर माइनस 6 का स्क्वायर करिएगा कितना -12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये 2 नम्मे 18, और ये हो जाएगा आपका 2 नम्मे 18 और गुने 10 का पावर कितना -2। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा क्या, आ जाएगा। आंसर किस में लिखेंगे, तो सारा ऐसा यूनिट में लिए है तो ये जूल में। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। तो ऐसे निकालना है आप लोगों को क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखो इसमें एक हम तुमको बढ़िया सवाल आज करवाने वाले हैं। ये बढ़िया सवाल क्या है, तो इसको जरा सा देखना है हम लोगों को। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर, तो spherical conductor having capacitance 3.0 microfarad and 5.0 microfarad। कह रहा है दो कंडक्टर है, दोनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, एक का 3.0 माइक्रोफैराड, एक का 5.0 माइक्रोफैराड। कह रहा है is charged such that its potential becomes इस तरह से चार्ज किया गया कि इसका पोटेंशियल हो गया 300 वोल्ट एंड 500 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इसका कितना हो गया 300 वोल्ट और 500 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चार्ज करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कहेगा कि पहले वाले को इतना चार्ज किए कि 300 पोटेंशियल पे पहुंच गया, दूसरे वाले को इतना चार्ज किए कि 500 पोटेंशियल पे पहुंच गया। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि इफ द conductors are connected by a conducting wire। क्या किया गया, एक कंडक्टिंग वायर से इस दोनों को क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आपको कह रहा है क्या कि फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, find the common potential of the body, find the common potential of the bodies। क्या होगा भाई कि जैसे ही तार से जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। कब तक, जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। कह रहा है कि तार से जो जोड़ दिए उसके बाद बताइए कि दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा है क्या, एंड ऑल्सो फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, कि इसमें एनर्जी का कितना लॉस हुआ ये भी आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि दो स्फेरिकल बॉल है, कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो, अलग अलग भी हो सकता है। दो स्फेरिकल बॉल है, आपको कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस C1 जो है वो 3 माइक्रो फैराड का है, यानी 3 गुने 10 का पावर -6 फैराड का।
और इसका पोटेंशियल जो कह रहा है V1 बराबर ये कितने का, 300 वोल्ट का। इसके बारे में कह रहा है कि इसका जो कैपेसिटेंस C2 है ये 5 माइक्रोफेराड का है, यानी 5 गुने 10 का पावर कितना, -6 फेराड। और इसका जो पोटेंशियल V2 कह रहा है ये कितना, 500 वोल्ट का, है ना। आपको क्या कह रहा है कि कॉमन पोटेंशियल बताइए। तो कॉमन पोटेंशियल जानने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या जानते हैं कि C इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो अगर V इक्वल टू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, Q बाई, दोनों ही स्केलर है। इसका मतलब V इक्वल टू जो लिखे वो कितना लिखे, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, बाय टोटल कैपेसिटेंस, यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। अब देखो कि दोनों बॉडी के बारे में देखो कि पहले बॉडी का कैपेसिटेंस C1 बराबर कितना, 3 गुने 10 का पावर -6 फेराड। और इसका पोटेंशियल V1 बराबर कितना, 300 वोल्ट। दूसरे स्फीयर का कैपेसिटेंस C2 बराबर 5 गुने 10 का पावर -6 फेराड और पोटेंशियल V2 बराबर कितना, 500 वोल्ट। यहाँ से आप ये बताइए कि C1 इक्वल टू, अगर इस पे मान लें कि चार्ज है Q1 और इस पे मान लें कि चार्ज है Q2, हमको चार्ज नहीं पता, तो यहाँ से ये बताइए कि C1 इक्वल टू Q1 बाई V1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से ये बताइए कि Q1 इक्वल टू C1 V1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ से ये बताइए कि ऐसे ही Q2 इक्वल टू C2 V2 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। तो अगर कॉमन पोटेंशियल का बात करेंगे V का, तो टोटल चार्ज का मतलब कितना, Q1 प्लस, और टोटल कैपेसिटेंस का मतलब कितना, C1 प्लस। देखो Q1 कितना है भाई, तो C1 V1 के, Q2 कितना है भाई, और नीचे C1 प्लस, यही जो V निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। C1 पता है, C2 पता है, V1 पता है, V2 पता है, C1 C2 पता है, सबका वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, इतना वोल्ट जो आएगा आंसर, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर निकाल लोगे कि निकाल दें, निकल जाएगा, कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब देखिए कि कह रहा है क्या कि एनर्जी में कितने का लॉस हुआ। इसके बाद तुमको सॉल्यूशन में पुट द डाटा एंड सॉल्व, ठीक ना, कर लेना, इतना पे ही मत छोड़ देना। डाटा पुट कर लीजिएगा वहां से, C1 C2 का, V1 V2 का डाटा है ना, इसमें पुट करिएगा, कॉमन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि एनर्जी में लॉस कितने का हुआ, एनर्जी में लॉस कितने का हुआ। तो देखो शुरू में जो बॉडी था, शुरू में इनिशियल में जो था ये आएगा कितना, इसको जब सॉल्व करोगे ना तुम, इसको जब सारा डाटा सॉल्व करोगे तो सारा डाटा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 425 वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा 425 वोल्ट आएगा कॉमन पोटेंशियल। तो जब शुरू में था भाई कहानी, तो शुरू में ये पहला बॉडी था, इसका कैपेसिटेंस C1 बराबर कितना था, 3 गुने 10 का पावर -6 फेराड। और इसका पोटेंशियल V1 बराबर था कितना, V1 बराबर था कितना इसका, 300 वोल्ट। जो दूसरा बॉडी था इसका पोटेंशियल कितना था, C2 बराबर 5 गुने 10 का पावर -6 फेराड। और इसका जो पोटेंशियल था V2 बराबर ये था कितना, 500 वोल्ट। अगर मान लो कि इसका एनर्जी है U1, अगर इसका एनर्जी है U1, तो U1 को दोस्त 1/2 C1 V1 स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं, हाफ CV स्क्वायर पड़े अभी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और इसका जो लिखिएगा U2, ये कितना लिखिएगा, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। C1 V1 पता है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अगर टोटल इनिशियल एनर्जी का बात करोगे, टोटल इनिशियल एनर्जी, तो टोटल इनिशियल एनर्जी का जो बात करोगे U बराबर वो कितना है, U1 प्लस स्केलर क्वांटिटी है, सीधे दोनों के एनर्जी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी निकल के आ गया। तो टोटल इनिशियल एनर्जी यहाँ से सारा डाटा सॉल्व करके डालिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, आएगा ना। यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व करके निकालना है, ध्यान दीजिएगा, घर से करके लाइएगा, हम नहीं कर रहे हैं। अब फाइनल में क्या हुआ इसके साथ, फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में क्या हुआ, ये बॉडी है पहला,
इसका कैपेसिटेंस आप तो नहीं बदल पाइएगा, 3 × 10⁻⁻6 फैराड ही रहेगा, 3 × 10⁻⁻6 फैराड ही रहेगा। लेकिन अब जो इसका पोटेंशियल हो गया ये कितना, 425 वोल्ट। तार से जोड़ दिए तो पोटेंशियल का ट्रांसफर हुआ, कितना पे आके रुका, 425 वोल्ट पे। और दूसरे वाले बॉडी का भी हम C2 तो नहीं बदल पाएंगे, ये 5 × 10⁻⁻6 फैराड ही रहेगा। लेकिन V2 इसका भी कितना हो जाएगा, 425 वोल्ट का। अब यहाँ पे अगर U1 निकालोगे फिर 1/2 C1V1 का स्क्वायर, है ना। इसका भी पोटेंशियल सबका भी ही हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल भी ही हो गया, तो इसको भी ही रहने दो, V1 V2 नहीं लिखते। और इसका भी जो पोटेंशियल लिखोगे U2 बराबर, ये कितना लिखोगे, 1/2 C2V²। अगर टोटल फाइनल पोटेंशियल का बात करेंगे आप, टोटल फाइनल पोटेंशियल, टोटल फाइनल पोटेंशियल का बात करेंगे U फाइनल का, तो ये भी क्या लिखिएगा यहाँ U1 प्लस, यहाँ से निकालिएगा। अब फाइनल मिल गया, इनिशियल मिल गया। पूछ रहा है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो मेरे पास पहले था 100, अब बचा 50, कितने का लॉस हुआ, कैसे, इनिशियल माइनस फाइनल किए तब लॉस पता चला, है ना। तो अगर लॉस इन एनर्जी का बात करोगे, अगर लॉस इन एनर्जी का बात करोगे तो लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा U बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल, और ये कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखोगे कुछ ना कुछ लॉस होता है, इसीलिए भी स्फेरिकल कैपेसिटर अपने काम का चीज नहीं है। क्यों कि जैसे ही एक दूसरे कैपेसिटर से मिलता है, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एनर्जी गोल कर देता है। किस चीज में, तो ऐसा सोचो स्फेरिकल अगर कोई बॉडी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जाएगा कहाँ, इन्फानाइट तक। अब इन्फानाइट तक में कहीं ना कहीं कोई बॉडी आ ही जाएगा, नहीं कुछ आएगा तो हवा का मॉलिक्यूल आ ही जाएगा। क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने में, ये खींच के लाने में अपना एनर्जी क्या करता है, बर्बाद कर लेता है। क्या कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज को धक्का देने में, किसी नेगेटिव चार्ज को देखा तो उसको खींचने में, इस सब में क्या करता है, अपना एनर्जी ये लॉस कर लेता है। इसीलिए जब भी दो कंडक्टर को हम लोग जोड़ेंगे तो एनर्जी का लॉस होना ही होना है। आप देखिएगा यहाँ पर सारा डाटा पुट करके निकालिएगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो दिखाएगा कि एनर्जी का लॉस हुआ है। बात समझ में आया। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों नहीं यूज किए, है ना। ड्रॉबैक ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, ड्रॉबैक ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का ड्रॉबैक क्या है, तो पहला है क्या कि ह्यूज लार्ज रहने पर भी लो कैपेसिटेंस होता है, बहुत बड़ा रहने पर भी क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस बहुत छोटा होता है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्यों, ड्यू टू अनबाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, अनबाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड रहने के कारण ये क्या करता है, अपने चारों तरफ के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को खींचने धकेलने में अपना एनर्जी क्या करता है, बर्बाद कर लेता है। जैसे इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन में कि दो बॉडी था, तार से जोड़े, एक दूसरे में अपना एनर्जी दोनों क्या कर लिया, लॉस कर लिया। तो इसी तरह से क्या करता है कि जब भी दो कैपेसिटर होता है, अनबाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इनफाइनाइट तक में इसको कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ये खींचा धकेली करेगा ही करेगा, उसमें क्या करेगा, धीरे धीरे अपना ये एनर्जी बर्बाद कर लेगा। इसीलिए भी ये उपयोगी नहीं है। तो अब अपने को एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो साइज में छोटा हो और उसका कैपेसिटेंस क्या हो, और दूसरा ये चाहिए कि एक ऐसा कैपेसिटर हो जिसका एनर्जी बाउंडेड नहीं हो, एनर्जी का लॉस नहीं हो या बहुत कम हो, मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसका इनफाइनाइट तक नहीं स्प्रेड हो। तो उसके लिए अपने सिलेबस में जो अगला टॉपिक है, अभी तक बिना सिलेबस का चीज पढ़ रहे थे, कैपेसिटर में अभी तक इंट्रो पढ़ रहे थे बस, सिलेबस में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो अगले दिन से शुरू करेंगे कि वो क्या चीज है और कैसे इन सब कमियों को वो धीरे धीरे दूर कर देता है। बात समझ में आ रही है। तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, इतना पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक के साथ। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब पर मैं पब्लिकली वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जा करके पढ़ के तब आइएगा, बिना पढ़े मत आइएगा, तो समझ में नहीं आएगा बिना पढ़े आने से। ठीक है, चल।